हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रत्नेश सिंह और मेरा ये चैनल है कीन कॉन्सेप्ट। इस चैनल का मेन पर्पस है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाना। और ये वीडियो लिंक लिस्ट क्रिएशन का सेकंड पार्ट है। और पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट के फीचर्स के बारे में, लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्शन करते हैं, कैसे डिलीशन करते हैं, लिंक लिस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं आपके अरे के ऊपर, क्या डिफरेंसेस हैं लिंक लिस्ट और अरे के बीच में, और लिंक लिस्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और किस सिनेरियो में आपको लिंक लिस्ट या किस सिनेरियो में आपको अरे को प्रेफर करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मैंने पार्ट वन वीडियो में बताई थी। तो अगर किसी ने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप आई आइकन पे क्लिक करके आप पार्ट वन वीडियो देख सकते हो। तो पहले आप वो वीडियो देख लो जिससे कि आपके लिंक लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखो जिसमें मैं आपको लिंक लिस्ट क्रिएशन का प्रोग्राम समझाऊंगा और फिर एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। तो अगर आपको पार्ट वन वीडियो देखना है तो आप आई आइकन पे क्लिक करके पार्ट वन वीडियो देख सकते हो। और इससे पहले हम स्टार्ट करें तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स, हम और ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट्स अपने वीडियोस में लेके आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लिंक लिस्ट क्रिएशन का सी का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो जैसे यहाँ पे हमने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि stdio.h हेडर फाइल में हमारे printf और scanf और ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो इस वजह से हमें इसे इंक्लूड करना पड़ता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रो पे, हमने stdlib.h इंक्लूड किया है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे हमने malloc फंक्शन यूज़ किया है। तो malloc फंक्शन हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। तो ये malloc फंक्शन जो है वो stdlib हेडर फाइल के अंदर होता है, जैसे कि दूसरे फंक्शंस relloc, calloc और फ्री फंक्शंस जो कि मेमोरी एलोकेशंस और री एलोकेशंस और फ्री करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो फंक्शंस है वो हमारे stdlib हेडर फाइल के अंदर होते हैं, इसी वजह से हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ी है। अब इस रो पे आते हैं। तो ये इंट मेन, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन है, हमारा स्टार्ट या एंट्री पॉइंट बोले एक तरह से, तो ये हमारा एंट्री हो गई हमारी प्रोग्राम की। अब आते हैं ये जो ब्लॉक है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट में आपके मल्टीपल नोड्स होते हैं और जो डिफरेंट नोड्स होते हैं वो एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे वही हमने एक स्ट्रक्चर, एक सैंपल नोड की तरह हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जैसे बताया था इसमें एक हमारा होता है डेटा पार्ट और एक होता है हमारा एड्रेस पार्ट। तो जो डेटा पार्ट है वहाँ, इसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा हमने ले लिया है, इन डेटा। और जो हमारा एड्रेस पार्ट होता है, तो एड्रेस पार्ट बेसिकली जैसे आपको पता है कि एड्रेस हमेशा हम सी में पॉइंटर्स में स्टोर करते हैं, राइट। तो पॉइंटर्स के लिए, और पॉइंटर हमारा किस तरह का पॉइंटर होगा, जो कि हमारा एक किसी भी एक किसके नोड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो ये जो पॉइंटर है ये हमारे इसी स्ट्रक्चर, ये जो नोड है वो स्ट्रक्चर है और इसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, तो हमारा पॉइंटर भी स्ट्रक्चर टाइप का ही होगा, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जिस टाइप का हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है उसी टाइप का हम पॉइंटर वेरिएबल भी इसके अंदर ले रहे हैं, राइट। ये जो एस्ट्रिस्क लगा हुआ है तो ये हमारा एक तरह का बता रहा है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। और इसका जो ये हमने जो डेटा टाइप दिया है पॉइंटर वेरिएबल का, वो हमारा स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर है। तो एक चीज ये हो गई। अब आते हैं इन दो रो पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले एक हमारा हेड पॉइंटर होता है जो कि हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है लिंक लिस्ट में। तो ये एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल हुआ। तो वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है लिंक लिस्ट नोड और ये हेड पॉइंटर। तो जो ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रो पे आते हैं। हमने एक करंट पॉइंटर वेरिएबल भी लिया है स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड टाइप का। तो करंट पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, हेड तो हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लेकिन करंट हमें इसलिए जरूरत है कि जब हम
ट्रावर्स कर रहे होंगे लिंक लिस्ट को, या हम लिंक लिस्ट जब क्रिएशन कर रहे होंगे तो जो मोस्ट रिसेंट लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट होगा जिस पे हम काम कर रहे होंगे ये उसको पॉइंट करेगा करंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वही लिया हुआ है। तो अगर आप शुरुआत में देखो तो दोनों नल से इनिशियलाइज हैं, मतलब दोनों अभी लिंक लिस्ट, क्योंकि अभी हमने कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया है तो इनिशियली दोनों हेड पॉइंटर और जो रिसेंट या करंट पॉइंटर जो है वो दोनों नल को पॉइंट करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट रो पे। ये int choice इक्वल टू 1 हमने लिया हुआ है, तो ये बेसिकली हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो यूजर से इनपुट हम तब तक लेते रहेंगे, बेसिकली हम लूप लगा के, जैसे अगर आप ये देखो तो ये वाइल लूप लगा के हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने चॉइस इक्वल्स टू 1 कर रखा है, मतलब जब तक हमारा यूजर 1 चॉइस एंटर करता रहेगा तब तक हमारा ये इनपुट लिंक लिस्ट का यूजर से लेता रहेगा, और अगर कोई दूसरी वैल्यू एंटर कर देगा मतलब 1 के अलावा, तो ये इनपुट फिर लेना बंद कर देगा यूजर से, मतलब वहां पे आपका लिंक लिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये हमने चॉइस वाला वेरिएबल लिया है। अब आते हैं काउंट पे। तो ये काउंट वेरिएबल बेसिकली जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे उसके लिए काउंट है, मतलब यूजर ने कितने एलिमेंट्स लिंक लिस्ट में स्टोर किए उसके लिए है। स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा काउंट इक्वल टू 0 वाला है ये हमें इसीलिए लेना पड़ा है। तो जब हम जैसे जैसे एलिमेंट्स एंटर कराते जाएंगे लिंक लिस्ट में, ये काउंट हम इंक्रीज करते जाएंगे। अब आते हैं वाइल लूप पे। तो ये वाला लूप, जैसे कि मैंने बताया कि आपको यूजर से इनपुट लेना है एलिमेंट्स का, तो हम लूप चला रहे हैं। तो वाइल लूप हमने चलाया है, चॉइस जो हमारा अभी 1 है, तो ये फर्स्ट टाइम तो एंटर करेगा ही क्योंकि हमने चॉइस को इनिशियलाइज कर रखा है 1 से, तो ये कंडीशन फर्स्ट टाइम तो ट्रू होगी ही होगी। तो ये वाइल लूप हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स का। अब आते हैं इस लाइन पे, ये बेसिकली एक ही लाइन है, तो ये यहाँ पे एंड हो रही है लाइन। तो अगर आप देखें तो ये मेन लाइन है जहाँ पे हम लिंक लिस्ट के नोड्स को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इसको मैं राइट साइड से समझाता हूँ। तो जैसे कि ये मैलॉक जो फंक्शन है, तो ये बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। तो ये क्या करता है, आपका हीप मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक, जो जितना भी साइज आप स्पेसिफाई करते हो, जितना भी साइज इसके फंक्शन में पास करते हो, उतना मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर देता है हीप मेमोरी में। वो अनअसाइंड होता है, मतलब वो अनइनिशियलाइज्ड भी होता है और अनअसाइंड भी होता है। वो एक, जब तक आप उसे किसी पॉइंटर को पॉइंट नहीं करते तब तक वो एक डायनेमिक मेमोरी में एलोकेट हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस मैलॉक फंक्शन के अंदर हमने क्या फंक्शन यूज किया है, साइज ऑफ फंक्शन यूज किया है। ठीक है, साइज ऑफ फंक्शन बेसिकली जो आपके डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स किस डेटा टाइप के हैं उनके साइज को एक्सेस करने के लिए साइज ऑफ फंक्शन यूज होता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि क्योंकि हमें ये जो स्ट्रक्चर है यही हमारा नोड है, तो इसी के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी है। तो इसके अंदर हमने वही स्ट्रक्चर जो हमने अपना क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड, ये हमने पास किया है। तो ये बेसिकली साइज ऑफ फंक्शन साइज कैलकुलेट करेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अगर देखें तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट है इंटीजर टाइप, तो हम 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं, और जो हमारा कंपाइलर है वो जीसीसी कंपाइलर 32 बिट है। तो यहाँ पे इंटीजर का साइज जो होगा वो 4 बाइट्स का होगा। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए कि डेटा टाइप हमारा साइज क्या होगा, तो आप मेरा दूसरा वीडियो आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल समझाया कि डेटा टाइप्स के साइज क्या होंगे डिपेंडिंग अपॉन कंपाइलर। तो ये इंटीजर अभी हमारा 4 बाइट्स का होगा, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये भी हमारा 32 बिट्स के लिए, ये हमारा 4 बाइट्स का होगा 32 बिट कंपाइलर के लिए। तो ये टोटल हमारा कितने, अगर टोटल देखें तो ये हमारा 8 बाइट्स की मेमोरी जो होगी ये हमारा मेमोरी स्पेस में मैलॉक फंक्शन से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेमोरी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब इसको हमें किसी एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू या किसी एक वेरिएबल के थ्रू इस मेमोरी जो लोकेशन है उसे एक्सेस भी करना है। तो बेसिकली इसको एक पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करने के लिए इसको एक टाइपकास्ट करना पड़ेगा जिस पॉइंटर वेरिएबल में हमें असाइन करना है। तो अगर आप ये देखो तो ये हमारी टाइपकास्टिंग हो रही है। ठीक है, इसे हम टाइपकास्टिंग कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड एस्ट्रिक, तो इससे ये इस पॉइंटर में टाइप कास्ट हो जाएगा। तो हम इस पॉइंटर जिस टाइप के हम पॉइंटर में हमसे टाइप कास्ट कर रहे हैं उस टाइप के पॉइंटर में हम इसे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेम्प पॉइंटर ले रखा है। तो हमारे एक तरह से हम 3 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, हेड वाला जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, करंट वाला जो मोस्ट रिसेंट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और जो टेम्प वाला। तो ये टेम्प वाले जो पॉइंटर है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी हेड और करंट के अलावा, इसको मैं एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ये हेड पॉइंटर है और एक करंट पॉइंटर है। दोनों इनिशियली जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा लिंक लिस्ट में तब ये नल को पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। फिर ये हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, मैलॉक फंक्शन से एक मेमोरी एलोकेट होती है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है हीप मेमोरी में, तो इस वाले मेमोरी लोकेशन को आपका टेम्प जो पॉइंटर है वो इनिशियली पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अभी ये वाला जो है, ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये अभी यहाँ पे लिंक लिस्ट में नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपको ऐड करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये नल यहाँ से हटाओगे, ठीक है। और ये वाला जो हेड वाला है इसको आप यहाँ पे इसको पॉइंट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। और करंट वाला भी आप इसको पॉइंट कर दोगे, ठीक है। और ये जो टेम्प होगा तो ये नेक्स्ट टाइम जब हमारा एलिमेंट ऐड हो रहा होगा तो ये हटके यहाँ पे हटके अब ये एलिमेंट हमारा लिस्ट में ऐड हो गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल जब चलेगी तो उसमें फिर से टेम्प आएगा, एक नया मेमोरी एलोकेशन क्रिएट होगा। तो उसके बाद जब अभी भी ये अलग है और ये अलग है, ये लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो जब इसको पार्ट बनाएंगे तो इसको यूज करके, मान लीजिए क्योंकि ये एक अलग है, अभी टेम्प हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, या टेम्परेरी पॉइंटर आप कह सकते हो। ये वाला जो हमारा नोड है इसके अंदर जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, और जो ये करंट वाला है ये हमारा फिर से इसको पॉइंट करने लगेगा, तब ये इसकी जगह यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। फिर ये टेम्प वाला नेक्स्ट साइकिल के लिए फ्री हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा टेम्परेरी वाले पॉइंटर का यूज हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे प्रोग्राम के। तो जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हो, प्रिंट एफ काइंडली एंटर द डेटा टू बी स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट। तो ये लाइन बेसिकली यूजर के लिए है, यूजर को ये बताने के लिए कि आप डेटा को एंटर कराओ जो आपको लिंक लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो नेक्स्ट रो स्कैनएफ की रो है, तो आपको डेटा एंटर कराना है। इसी वजह से आपने फर्स्ट वाली रो पे प्रिंटएफ पे ये दिया है, यूजर को नोटिफाई किया है कि अब वो डेटा एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे देखें तो स्कैनएफ पे ये %t मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप का। तो जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था, स्ट्रक्चर में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंट डेटा टाइप की है, तो इस वजह से यहाँ पे वही चीज है, %t हमने लिया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये टेम्प तो हमारा पॉइंटर हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि जो नया वाला एलिमेंट आएगा वो हमारा टेम्प पॉइंटर उसे पॉइंट करेगा जो भी मेमोरी में जो एलिमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो मेमोरी में तो एलिमेंट क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी उसका जो डेटा पार्ट है, एक तो हमारा डेटा पार्ट है और एक हमारा एड्रेस पार्ट है। तो इसमें अभी हमारा कुछ स्टोर नहीं है, तो वही यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेके। तो ये टेम्प अभी हमारा कौन सा, इनिशियली हमने बताया था कि जब मेमोरी पे एलोकेट हो रहा है तो टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस वाले मेमोरी ब्लॉक को। तो ये चीज आप देख रहे हो एरो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। तो ये बेसिकली जब आपका कोई भी पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है अगर किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को आपको पॉइंटर से एक्सेस करना है, तो आप इस एरो वाले ऑपरेटर को यूज करोगे जिसे हम स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर आप ये देखो तो टेम्प एक तरह का हमारा पॉइंटर है, ठीक है। टेम्प एक तरह का पॉइंटर है और पॉइंटर से हमें इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मतलब डेटा को एक्सेस करना है और इसके एड्रेस जो कि पॉइंटर वेरिएबल था उसको एक्सेस करना है। तो हम ये स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इसी की जगह अगर कोई ये स्ट्रक्चर का अगर कोई वेरिएबल होता, ठीक है, तो उसके लिए हम वेरिएबल डॉट डेटा यूज करते,
ठीक है, तो मतलब वहाँ पे तब हमारा अगर वेरिएबल होता, पॉइंटर नहीं होता, तो वहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज हो रहा होता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है कि जब आप पॉइंटर से स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो तो आप ये एरो वाला सिंबल यूज करते हो जिसे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो डेटा है वो हमारा जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था, जो एक तरह से बोले कि स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है। M% हम लगाते ही हैं स्कैनफ में एड्रेस की वजह से। ये हमारा इस वाले जो एलिमेंट है इसका एड्रेस देता है। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो हम इनपुट देंगे वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे आते हैं इफ एल्स ब्लॉक पे। तो ये इफ एल्स जो पूरा ब्लॉक लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि जब हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड करना होता है और जो सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक से समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि अभी हमारा जो हेड है और जो करंट है वो इनिशियली जो है वो नल है, राइट। और ये जो मेमोरी ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है इसे टेम्प वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले चेक करेगा हेड इक्वल्स टू नल। मतलब अगर हमारा अगर हेड इक्वल्स टू नल का मतलब क्या है कि अभी एक भी एलिमेंट इस लिंक लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, हेड इक्वल टू करंट इक्वल टू टेम्प। मतलब जो चीज मैंने पहले बताई थी कि ये हम नल यहाँ से हटाएंगे और ये वाला जो हेड है ये भी हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा और जो करंट वाला पॉइंटर है वो भी हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा। तो वही ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स के नहीं होगा। सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स जब इसमें और एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ये करंट हमारा शिफ्ट होता जाएगा, राइट। यहाँ पे पहले शिफ्ट होगा, फिर दूसरे एलिमेंट ऐड होंगे तो उसमें वहां पे शिफ्ट होगा, तो इस तरह करके शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इफ एल्स ब्लॉक लगाया है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ये वाली लाइन एक्सिक्यूट होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें करंट पॉइंटर इक्वल टू नल, मतलब कि देखो ये करंट, अब जब इस लाइन के बाद आपका करंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, करंट पॉइंट कर रहा होगा इस वाले मेमोरी ब्लॉक को। और जो इसका एड्रेस पार्ट है, देखो इसका एड्रेस पार्ट जो है, अब इसका एड्रेस पार्ट भी तो कुछ पॉइंट करना चाहिए, राइट। तो अभी इसके आगे तो कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है, तो इसका जो एड्रेस पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। जो ये एड्रेस वाला पॉइंटर है तो उसको हम नल कर रहे हैं, तो ये हम यही कर रहे हैं, करंट पॉइंटर इक्वल टू नल। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जब ऐड हो रहा है तो उस एलिमेंट के ऐड होने के बाद उसका पॉइंटर नल हो जाएगा। अब आते हैं एल्स पार्ट पे, जब हम सब्सिक्वेंट एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम सब्सिक्वेंट एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं तो एक बात यहाँ पे देखो, जैसे ये तो हमारे यहाँ ऐड हो गया है, राइट। अब यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, तो जिसको हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट साइकिल में, राइट। और अभी ये हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, ये वाला करंट का पॉइंटर। तो जब सब्सिक्वेंट एलिमेंट आपको ऐड करना है तो करंट का पॉइंटर आप किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू वाले एलिमेंट को, मतलब टेम्प वाले को। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो नल है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये नल वाला कहाँ चला जाएगा, ये नल वाला इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। इसका जो एड्रेस पार्ट है वो इस वाले नए वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और करंट इक्वल टू टेम्प, तो ये वाला जो लाइन क्या कर रहा है, अब ये जो हमारा करंट अभी जो इसको पॉइंट कर रहा है तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये वाला अब क्या करेगा, अब जाके ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, और करंट पॉइंटर इक्वल टू नल, वही चीज जो करंट यहाँ पे फर्स्ट नोड था, अब जो करंट हो गया तो इसका जो पॉइंटर है, इसका जो एड्रेस होगा पार्ट, उसे यहाँ पे नल कर देंगे। तो इसी तरह हमारे एलिमेंट्स देखो, अब यहाँ पे एक ये एलिमेंट हो गया है, एक ये एलिमेंट हो गया है और ये दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह, और करंट किसको शिफ्ट हो गया है, करंट हमारा दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट हो गया और हेड हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो ये पूरा जो इफ एल्स ब्लॉक है ये यही कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पे, एफ फ्लश stdin। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम इनपुट देते हैं यूजर से तो वो इनपुट बफर में सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है, इनपुट बफर में सेव होता है। ठीक है, तो जनरली जब आप न्यूमेरिकल इनपुट्स दे रहे हो या इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या डबल टाइप या लॉन्ग टाइप, कैसे भी इनपुट दे रहे हो, तो उस केस में जब आप एंटर प्रेस करते हो तो बफर क्लीन हो जाता है। क्योंकि वो एंटर को उस केस में, क्योंकि न्यूमरिक है तो एंटर को न्यूमरिक डिजिट की तरह नहीं कंसीडर करता है, तो वो बफर को क्लीन कर देता है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हो तो जहाँ पे जब अगर इसकी जगह, जैसे डेटा की जगह यहाँ पे हमने जैसे %d लिया था, तो ये डेटा अगर स्ट्रिंग के टाइप का होता, अगर ये वाला जो अगर स्ट्रिंग टाइप होता, इफ, राइट। स्ट्रिंग टाइप का मतलब क्या है, कैरेक्टर अरे। सी में स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर अरे होता है। तो अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो उस केस में हम जब एंटर प्रेस करते
तो एंटर को वो एज अ कैरेक्टर लेता, समझ रहे हो, एज अ कैरेक्टर लेता। तो मतलब वो बफर को क्लीन नहीं करता। तो होता क्या कि जब वो नेक्स्ट टाइम इनपुट लेने आप जब लूप नेक्स्ट टाइम चलता तो वो बफर से ही इनपुट ले लेता, तो आपसे इनपुट मांगता ही नहीं। जो यहाँ पे आप स्कैनफ पे इनपुट ले रहे हो तो ये आपके बफर से इनपुट उठा लेता, तो वो आपसे इनपुट लेता ही नेक्स्ट साइकिल में। तो जितनी भी आपकी साइकिल्स चलती वो आप बफर से इनपुट लेता रहता, बफर क्लीन ही नहीं होता। तो इस वजह से f+stdin यूज होता है कि आपका इनपुट बफर बेसिकली आपको स्ट्रिंग्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो और आप लूप में इनपुट ले रहे हो या सब्सिक्वेंट इनपुट ले रहे हो तो आपको बफर को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एंटर की को वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है, नॉट एज अ न्यू लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन की तरह नहीं ट्रीट करता है, या स्पेस, या जब बफर को जब क्लीन करना होता है तो स्पेस या न्यू लाइन चाहिए होता है, तो ये ना ही स्पेस की तरह ट्रीट होगा एंटर और ना ही न्यू लाइन की तरह ट्रीट होगा। वो एज अ कैरेक्टर हमारा इनपुट बफर में सेव हो जाता है स्ट्रिंग्स के केस में। ठीक है, अब यहाँ आते हैं काउंट प्लस प्लस। तो जैसा मैंने बताया था कि अब हमने एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है लिस्ट में, ये जो लॉजिक लगा के, तो हमने काउंट भी एक से बढ़ा दिया है, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 या काउंट प्लस प्लस एक ही चीज है। ठीक है, कि हमें पता रहे कि हमने कितने एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं लिंक लिस्ट में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं प्रोग्राम के। तो जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पे printf लिखा हुआ है, प्रेस 1 टू स्टोर मोर एलिमेंट्स और प्रेस 0 टू एग्जिट। तो इसका मतलब क्या है कि हम यूजर से पूछ रहे हैं कि अगर आपको और एलिमेंट्स एंटर कराने हैं तो 1 प्रेस करो, अदरवाइज 0 प्रेस करो। तो 1 प्रेस करने का लॉजिक ये है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने कंडीशन क्या लगाई थी व्हाइल लूप की, व्हाइल चॉइस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर आप 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे जब स्कैनफ में ये परसेंटेलिटी आपका इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और ये चॉइस में हमारा डेटा स्टोर करेगा। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो चॉइस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका व्हाइल लूप एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाइल लूप एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर चॉइस में 1 जाएगा तो ये फिर से जब व्हाइल को चेक करने जाएगा तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, तो फिर से आपका इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, तो जब तक आप चॉइस को 1 देते रहोगे तब तक आप लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर करते रहोगे, और अगर आप 1 के अलावा या तो 0 दे देते हो या कुछ और दे देते हो तो ये चॉइस जो होगा ये 0 हो जाएगा और व्हाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। मतलब उसके बाद आप एंटर नहीं कराना चाहते एलिमेंट्स को तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब इस रो पे आते हैं, तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट आर परसेंटाइल डी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो जितने भी आपने एलिमेंट्स एंटर कराए हैं अभी तक, तो अगर आपको याद होगा तो एक काउंट वेरिएबल में हम काउंट प्लस प्लस कराते जा रहे थे, तो वही जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी तक एंटर कराए हैं उसी के काउंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, ये बैकस्लैश एंड न्यू लाइन करेक्टर हो गया, मतलब जब प्रिंट कराएगा तो उसका लाइन चेंज कर देगा, और काउंट ये वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट कराएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके एंटर करे हैं आपने लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब इस लाइन पे आते हैं, तो अभी तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एंटर करे हैं वो प्रिंट कराया, अब आपको लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स भी तो प्रिंट कराए हैं, जो आपने लिंक लिस्ट क्रिएट करी है उसके एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो ये एक तरह का मैसेज है, लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर एज बिलो। तो ये बस ये एज अ स्ट्रिंग आप प्रिंट करा रहे हो कि हाँ इसके नीचे आप लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कराओगे। अब ये वाला मैं आपको समझाता हूँ पूरा ब्लॉक। तो इसके लिए मैं पहले जो आपने लिंक लिस्ट बनाई है उसको मैं पहले बनाता हूँ ब्लॉक्स के फॉर्म में, फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो इस लिंक लिस्ट में मैं अभी 3 नोड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे पहले जो हेड वाला है, या हेड जो पॉइंटर है, ये आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। और ये जो हमारा लास्ट वाला नोड है इसका पॉइंटर हमारा नल होगा, जैसा कि मैंने बताया था। इसका पॉइंटर जो एड्रेस पार्ट है वो आपका सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, इसका आपका थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। और जो करंट, जैसे हमने करंट शिफ्टिंग करी थी, तो जो करंट वाला जो हमारा पॉइंटर था वो हमारा अभी लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, जब आपने सारे एलिमेंट्स स्टोर करा लिए हैं एक एक करके, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वाले नोड से, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पे पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी हमें क्या करना है, जो हमें ट्रैवर्स करना है, तो आपको मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट का जो ट्रैवर्सल होता है वो सीक्वेंशियल होता है। आप स्टार्टिंग एलिमेंट से ट्रैवर्स करते हैं तभी तो आपको लिंक लिस्ट आपने जिस ऑर्डर में इंसर्ट कराया तभी तो ऑर्डर आप प्रिजर्व कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, जो करंट अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा के आप
हेड के इक्वल कर दोगे, राइट, तभी तो ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है करंट इक्वल्स टू हेड, मतलब करंट इक्वल टू हेड कर दिया आपने, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा है। अब यहाँ पे आते हैं वाइल करंट इज नॉट नल, मतलब जब तक ये करंट नल नहीं है तब तक ये हमारा लूप चलता रहे। तो क्या अभी करंट नल है, फर्स्ट एलिमेंट पे तो नल होगा नहीं, करंट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये इस लूप के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये प्रिंटफ है स्टेटमेंट, और ये परसेंटाइल डी जैसा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, राइट। तो इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमने परसेंटाइल डी दिया है, और ये इक्वल्स टू ये एरो, ये केवल एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ये आपको इस तरीके से प्रिंट करेगा जैसे आपने 10 एंटर कराया था, और ये इस तरह से कुछ करके आपको, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने 20 एंटर कराया, तो ये इस तरह से करके स्ट्रिंग्स, ये केवल स्ट्रिंग पार्ट है, एज इट इज, या इस तरह से बोले तो स्ट्रिंग लिटरल की तरह प्रिंट हो जाएगा। ये केवल बता रहा है कि अच्छा ये 10 है, ये 20 एलिमेंट है, फिर आपने 30 एंटर कराया मान लो, फिर आपने 40 एंटर कराया, तो ये केवल बता रहा है कि आपके इस तरह से एलिमेंट्स जो हैं आपके लिंक लिस्ट में हैं, मतलब 10 के बाद आपका 20, फिर 20 के बाद 30, फिर 30 के बाद 40। तो इसको ये कोई ऑपरेटर नहीं है, एज अ स्ट्रिंग ही काम कर रहा है। लेकिन परसेंटाइल डी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जिसकी जगह आपका ये वेरिएबल जो आपका करंट डेटा ये पूरा प्रिंट होगा। तो अगर देखें तो ये हमारा वही, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, ये हमारा पॉइंटर स्ट्रक्चर ऑपरेटर, राइट। तो पॉइंटर स्ट्रक्चर ऑपरेटर, क्योंकि आपका जो डेटा है ये आपका क्या है, ये एलिमेंट है, और करंट हमारा पॉइंटर, तो डेटा एलिमेंट को आप अगर इसे एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ये वाला पॉइंटर स्ट्रक्चर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और इससे आप इस डेटा की वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे जो आपने एंटर कराया है लिंक लिस्ट में। तो ये वही चीज है पूरा। अब आते हैं करंट इक्वल टू करंट पॉइंटर। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसका काम आपने इस डेटा को प्रिंट करा लिया, इस वाले फर्स्ट वाले नोड के डेटा को प्रिंट करा लिया, तो आपको करंट को शिफ्ट करना पड़ेगा इसमें, राइट। तो अभी जो करंट का जो पॉइंटर वाला जो पार्ट है, मतलब जो करंट का पॉइंटर एलिमेंट है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप करंट को ये करंट के पॉइंटर के बराबर कर दें तो करंट वाला किसको पॉइंट करने लगेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करने लगा, फर्स्ट वाले हटा के, राइट। तो वही किया है कि करंट इक्वल टू करंट पॉइंटर। फिर ये नेक्स्ट टाइम फिर व्हाइल लूप चलेगा, करंट नॉट इक्वल टू नल मिलेगा इसे, फिर से ये इसका डेटा प्रिंट कराएगा, फिर क्या करेगा, ये इसको करंट को ये इसको यहाँ पे पॉइंट कर देगा। फिर आपका एक बार लूप चलेगा, फिर यहाँ पे देखेगा कि अच्छा नल नहीं है तो इसका डेटा प्रिंट कराएगा, और फिर जब आपका जो करंट है, करंट में क्या आ जाएगा, करंट में फिर फाइनली अगर आप देखो तो फाइनली ये नल को पॉइंट करने लगेगा। जब नल को पॉइंट करने लगेगा तो ये व्हाइल लूप है उसी जगह पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दोगे अपने लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो इस तरह से आपका लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। जो लास्ट में ये स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने इंट मेन लिया था, तो ये हम बता रहे हैं कॉलिंग एनवायरनमेंट को कि ओके अब हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है, ठीक। और सॉरी, ये पॉइंटर स्ट्रक्चर ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर है। तो ये आप ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्रिएट लिंक लिस्ट के लिए। और अगर आप देखो तो ये सेम प्रोग्राम है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है लाइन बाय लाइन। ये हमने सेम प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, और इसको हमने क्रिएट लिंक लिस्ट डॉट सी फाइल नाम से सेव किया है। तो अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है, ठीक है। अब अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, और हम सेम लोकेशन पे हैं जहाँ पे हमारी फाइल है। तो अगर आप देखो तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें हम यहाँ पे सेम लोकेशन में है, कीन कॉन्सेप्ट सी प्रोग्राम्स। तो अब हमें कहीं पे डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी, फाइल का नेम क्रिएट लिंक्ड लिस्ट डॉट सी विद एक्सटेंशन, और एंटर करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है, मतलब हमारा कंपाइल हो गया है प्रोग्राम, और बिना किसी एरर के, मतलब कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब इसने हमारे लिए a.exe रिफ्रेश कर दिया और हम इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ./a एंटर।
तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काइंडली एंटर द डेटा टू बी स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट। तो जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन किया था कि यूजर को नोटिफाई करेंगे कि वो डेटा को एंटर करे। तो लेट्स एंटर 23 फर्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि प्रेस 1 टू स्टोर मोर एलिमेंट्स, तो हमें अभी और भी एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो हम 1 एंटर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम 45 एंटर करते हैं एलिमेंट में, फिर से हम एक और एलिमेंट एंटर करते हैं 67, फिर से हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 76, फिर से हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 87, फिर से हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 99। तो अब हमने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। हमने कितने एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए हैं। तो अब हम इसके बाद हम 6 एलिमेंट्स के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं, तो हम 0 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्रोग्राम क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट आर 6, मतलब 6 एलिमेंट्स हमने स्टोर किए थे तो 6 का काउंट यहाँ पे दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो लिंक लिस्ट, यहाँ पे देखो आप ऊपर क्या प्रिंट कर रहा है, लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर एज बिलो। तो हमने 23 दिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इनपुट, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ तो जिससे आपको ये दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 23 वाला लिया था तो यहाँ नीचे 23 प्रिंट कर रहा है। फिर हमने 45 इनपुट दिया था तो इसने 45 प्रिंट किया। फिर 67 दिया था 67 प्रिंट किया। फिर 76 दिया था तो 76 प्रिंट किया। 87 दिया था तो 87 प्रिंट किया। और 99 दिया था तो 99 प्रिंट किया। मतलब इसने पूरे पूरे 6 एलिमेंट्स जो हमारी लिंक लिस्ट के हैं वो हम प्रिंट किए हैं, 23 45 67 76 87 99। और लास्ट में इसने ये जो लास्ट अगर देखो तो ये किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, मतलब लास्ट इसके बाद ये लास्ट एलिमेंट है 99। तो इससे हमारा क्लियर हो गया है कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, थैंक्स। तो इसी के साथ हमारा लिंक लिस्ट क्रिएशन के दोनों पार्ट खत्म होते हैं, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस या क्वेरीज हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।